बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रीवियस लेक्चर्स में आपने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ा था, क्योंकि ये लेक्चर मिसिंग थे कुछ कोविड की वजह से, जो है ना वो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग था हमारा प्रीवियस जो है वो लेक्चर्स का शेड्यूल। लेकिन अब हम कोशिश करेंगे जो कोविड की वजह से स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं थे टॉपिक्स वो भी हम अपलोड कर दें, और उसके बाद जो है वो मज़ीद फर्स्ट ईयर बायोलॉजी को और सेकेंड ईयर की भी बायोलॉजी को कंटिन्यू करें। ठीक है बेटे, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन से पहले आपने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़े थे, जिसमें आपने प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पढ़ा था। थोड़ा सा रिकॉल कर लें उसको। हमें पता है कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उसमें लीनियर चेन होती है। मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ कि जो हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर था प्रोटीन का, उसमें जस्ट हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स हैं, क्या हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, वो लीनियर वे में अपने आप को अरेंज करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर था उसके अंदर हमने कहा था यही जो लीनियर चेन है इसकी सेल्फ कॉइलिंग होती है, फोल्डिंग बेड, यानी कि इसका या तो बीटा प्लेटेड शीट बन जाती है या फिर अल्फा हेलिक्स बन जाता है, जैसे डीएनए का हेलिक्स होता है। ठीक है। उसके अलावा हमने कहा था इसका एक टर्शरी स्ट्रक्चर होता है कि जिसमें आपकी एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है, पॉलीपेप्टाइड चेन, वो अपने ऊपर ही जो है ना वो फोल्ड होती है और ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर देती है आपको। कैसा स्ट्रक्चर देती है? ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर देती है, गोल। ठीक। डिफरेंट इंटरेक्शन आपने फोर्सेस भी पढ़ी थी, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस थे, वॉन्डरवॉल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है इसके अंदर, डाइसल्फाइड ब्रिज है, वो तमाम फोर्सेस जो है ना इस शेप को बनाने की जिम्मेदार होती हैं। और फिर हमने क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पढ़ा था, जिसके अंदर हमने कहा था कि मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड। बेटे, टर्शरी में और क्वाटरनरी में डिफरेंस सिर्फ इसी चीज़ का है, टर्शरी में भी ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बनता है प्रोटीन का, क्वाटरनरी में भी ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बनता है प्रोटीन का। टर्शरी स्ट्रक्चर में सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, और वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं और प्रोटीन का ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बनाती हैं। ठीक है। अब हमने क्लासिफाई करना है प्रोटीन को। वैसे तो हमारे पास प्रोटीन की काफ़ी सारी क्लासिफिकेशंस हैं, लेकिन उनकी कम्प्लेक्सिटी के हवाले से और उनके स्ट्रक्चर, उनकी बेसिकली हम यहाँ पे शेप के हवाले से, प्रोटीन की शेप के हवाले से हम जो है उनको हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। अब प्रोटीन की शेप के हवाले से जब हम उनको क्लासिफाई करते हैं तो हमारे पास बेटे टू टाइप की मेजर प्रोटीन्स बनती हैं, जिनमें एक प्रोटीन है हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन, और दूसरी प्रोटीन्स है हमारे पास ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। ठीक है। अब जो हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन है, एज द नेम इंडिकेट कि इसके फाइबर्स होंगे। कैसा स्ट्रक्चर होगा? फाइबर्स होंगे। ठीक है। समझने वाली बातें क्या हैं? देखो, जब कोई प्रोटीन बनती है, अमाइनो एसिड मिलते हैं, तो तब तो इनकी प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमने कहा था सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स और नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स मैटर करते हैं। यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर अभी फंक्शन नहीं करता, प्राइमरी स्ट्रक्चर फंक्शन, फिर वो जो प्रोटीन है उसको फंक्शनल फॉर्म में आने के लिए, फंक्शन परफॉर्म करने के लिए थोड़ी सी स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन चाहिए होती है, स्ट्रक्चर में चेंज चाहिए होता है। जब स्ट्रक्चर में चेंज आता है तो हमारे पास प्रोटीन जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर से किस में कन्वर्ट होती है? सेकेंडरी में, या फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर से फर्दर कन्वर्ट होती है किसमें? टर्शरी में। ठीक है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं फाइब्रस प्रोटीन्स, हम कहते हैं ये प्रोटीन्स किस फॉर्म में होती है? फाइबर्स की फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है? फाइबर्स की फॉर्म में होती है। अब फाइबर्स की फॉर्म अगर हम देखें, हमने यहाँ पे पढ़ा था बीटा प्लेटेड शीट जो है कुछ इस तरह से होती है, या फिर अल्फा हेलिक्स है तो वो डीएनए जैसे होता है वैसे उसका हेलिक्स बना हुआ होता है, और टर्शरी स्ट्रक्चर में हमारे पास प्रोटीन का ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बन जाता है। लेकिन यहाँ पे हमने फाइबर बनाया है। क्या बनाया है? फाइबर। अब आप खुद देखो कि क्या फाइब्रस प्रोटीन में टर्शरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में तो प्रोटीन गोल हो जाती है, प्रोटीन की स्ट्रक्चर ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है प्रोटीन का स्ट्रक्चर। लेकिन हमारे पास जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमें जो है ना वो फाइबर्स मिल सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो फाइब्रस प्रोटीन्स हैं इनमें जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ना इनका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
जो फाइबरस प्रोटीन्स हैं उनका जो फाइनल स्ट्रक्चर है वो होता ही फाइबर्स की फॉर्म में है और सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही होता है, हेलिकल शेप होगी या फिर इनकी जो है ना वो फाइब्रस शेप होगी। क्लियर। अब इसी की बेस पे इनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ हैं, खसूसियात हैं। वो क्या खसूसियात हैं इनकी जो इनको डिफरेंस लाएंगी ग्लोब्यूलर प्रोटीन की निस्बत। हम कहते हैं जो फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं, एज द नेम इंडिकेट, फाइबर है। और इवन के चलो एग्जांपल्स देता हूँ तो आप उसको आसानी से समझ जाओगे। जैसे हमारे हेयर्स हैं, हमारी स्किन है, हमारी स्किन में प्रोटीन होती है जिसको हम केराटिन प्रोटीन कहते हैं। यही हमारे नेल्स में भी है, हमारे हेयर्स में भी है, हमारे मसल्स में मायोसिन प्रोटीन होती है। तो क्या जब हम नहाते हैं तो हमारे बाल जो है वो पानी में हल हो जाते हैं? नहीं हल होते। इसका मतलब ये हुआ कि जो फाइब्रस प्रोटीन्स हैं हमारी बॉडी में वो इनसॉल्युबल इन वाटर हैं। क्या हैं? इनसॉल्युबल इन वाटर। वो वाटर में क्या होती हैं? इनसॉल्युबल होती हैं। ठीक है। और कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज्ड, कैन नॉट बी या नॉन क्रिस्टलाइन भी हम इनको बोल देते हैं कि हम इनको क्रिस्टलाइज नहीं कर सकते, हम इन प्रोटीन्स को क्रिस्टलाइज नहीं कर सकते, इनको क्रिस्टल फॉर्म में नहीं लेके जा सकते। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं इनकी? हम कहते हैं कि ये जो फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं ना, ये हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती हैं। दे प्ले अ स्ट्रक्चरल रोल इन आवर बॉडी, यानी हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करती हैं। यानी कि प्रोटीन हमारे पास दो किस्म की होती हैं, या तो हमारे पास स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं या फंक्शनल प्रोटीन्स होती हैं। यहाँ पे हमारे पास जो फाइब्रस प्रोटीन्स हैं बेटे, ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन का रोल प्ले कर रही हैं। ये हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाएंगे, हमारी बॉडी का क्या बनाएंगे? स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है। अब मसल्स हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, बाल हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, स्किन स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो हम कहते हैं कि जो फाइब्रस प्रोटीन है उसमें एक तो एमसीक्यूज वाली जो बात है याद रखने वाली वो ये है कि इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दैम। और दूसरी तरफ जो है ये पानी में इनसॉल्युबल हैं, नॉन क्रिस्टलाइजेबल हैं, इनको हम क्रिस्टल फॉर्म में नहीं लेके जा सकते। और इनका जो बॉडी में रोल है वो स्ट्रक्चरल रोल है, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अच्छा, अगर हम इनकी एग्जाम्पल्स देखें तो इनकी एग्जाम्पल्स में हमारे पास काफ़ी सारी प्रोटीन है हमारी बॉडी में। जैसा कि हमने अभी बात की, केराटिन प्रोटीन है। क्या है? केराटिन प्रोटीन कहाँ होती है? हमारी स्किन में और हमारे नेल्स में। ठीक है। केराटिनाइज टिश्यूज हैं हमारे नेल्स और हमारी स्किन। बालों में भी केराटिन प्रोटीन है। एक्टिन और मायोसिन, तो ये प्रोटीन हमारे मसल्स में होती है। किस में होती है? मसल्स में। आपने फाइब्रिनोजिन के नाम से फिब्रिन प्रोटीन पढ़ी थी, याद है? फाइब्रिनोजिन इज कन्वर्टेड इनटू फिब्रिन। फिब्रिन जो है फाइबर्स की फॉर्म में प्रोटीन होती है जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है। जब ब्लड क्लॉट होता है तो तब ये वहाँ पे आके जो है ना वो फाइबर जाल सा बना देती है ताकि ब्लीडिंग को रोका जा सके। अच्छा, इसके अलावा आपने उसके बारे में पढ़ा था कोलेजन फाइबर्स। एज अ नेम इंडिकेट, कोलेजन के साथ भी हम फाइबर्स लिखते थे। ठीक है। और ये जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं हमें पता है हमारे कनेक्टिव टिश्यूज में होते हैं। किस में होते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज में। ठीक है। इसके अलावा एक और एमसीक्यूज है आपकी बुक में जिसमें आपके पास सिल्क फाइबर है। सिल्क फाइबर कहाँ से लेते हैं? ये सिल्क फाइबर वही जिससे हमारे कपड़े बनते हैं। ये पुराने ज़माने में आपने सुना होगा कि सिल्क वर्म होता है, उससे हम सिल्क बनवाते थे, रेशम बनवाते, रेशम के कीड़े उनको कहते थे। आपने पाक स्टडी के अंदर जब आपने मुताला पाकिस्तान पढ़ी, उसके अंदर फिर आपने लोगों की हिस्ट्री जगहों की पढ़ी, तो वहाँ पे आपने इसके बारे में पढ़ा होगा रेशम के कीड़े के। एक दौर था कि लोग जब आपस में मिला करते थे तो वो आपस में एक दूसरे का हाल पूछने से पहले वो उनके कीड़ों का हाल पूछते थे कि आपके जो सिल्क वर्म है वो कैसे हैं। क्योंकि बहुत जो है ना, ऐसे समझें कि इंडस्ट्रियल लेवल पे काम होता था सिल्क के ऊपर। जो हम अब तो सिंथेटिक फाइबर्स बनवाते हैं हम, वरना ये सारे के सारे फाइबर्स हम किससे बनवाते थे? रेशम के कीड़ा जो सिल्क फाइबर है वो सिल्क वर्म से बनवाते थे हम। ठीक है। और इसी यहाँ पे हम लिख देते हैं ये किससे बनवाते हैं? हम वर्म से बनवाते हैं। या फिर हमारे पास जो है वो स्पाइडर वेब, वो भी यही सिल्क वर्म का होता है। ठीक है। इसको सिल्क वर्म लिख लो। तो ये कुछ बातें थी जो किसके बारे में थी? फाइब्रस प्रोटीन्स के बारे में। कि फाइब्रस प्रोटीन्स की जो शेप है
वो फाइब्रस शेप होती है, इनमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है, इनसॉल्युबल हैं वाटर के अंदर, कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज, और स्ट्रक्चरल रोल बॉडी में प्ले करते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं तो मुझे देखो, ये जो मसल्स हैं क्या ये कॉन्ट्रैक्टाइल हैं या नहीं है? कॉन्ट्रैक्टाइल हैं, दे हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये है कि ये इलास्टिक भी हैं। ये कैसी प्रोटीन है? इलास्टिक प्रोटीन है। ठीक है, हमारी बॉडी में ये इलास्टिक प्रोटीन है जो लचक पैदा करती है। तो ये सारी की सारी उसकी एग्जांपल्स हैं। अच्छा, अब आ जाओ ज़रा दूसरी तरफ, ग्लोब्यूलर प्रोटीन की तरफ। एज द नेम इंडिकेट, ग्लोब्यूलर, तो कैसी शेप होगी इसकी? स्फेरिकल शेप होगी। ठीक है। अच्छा, अगर स्फेरिकल है तो क्या बिल्कुल गोल होगी? नहीं, कुछ एलिप्सॉइडल भी होते हैं। तो कुछ प्रोटीन्स हमारे पास एलिप्सॉइडल शेप की भी होती हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम कहते हैं कि जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं, ज़रा आप देखें कि मुझे बताएं कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स में कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ से ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर शुरू हो जाता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर। इसका मतलब जो हमारे पास ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं उनको बनवाने के लिए तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स के अंदर टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो इम्पॉर्टेंट है। टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो क्या है? इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, यहीं पे हम एक तो बातें और भी करते हैं इसी के अकॉर्डिंग, इस तरफ हम देखेंगे। अगर हमने कहा कि ये वाली जो हमारे पास प्रोटीन्स हैं ये इलास्टिक हैं, तो ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स नॉन इलास्टिक भी हम इनको कह सकते हैं, ये नॉन इलास्टिक सी होती हैं। अच्छा, अब अगर देखें ये हमारी बॉडी में स्ट्रक्चरल रोल प्ले करें तो ये हमारी बॉडी में फंक्शनल रोल प्ले करती हैं। कौन सा रोल प्ले करती हैं? फंक्शनल रोल। फंक्शनल रोल में हमारी बॉडी में एंजाइम्स वगैरह आते हैं, एंटीबॉडीज़ वगैरह आती हैं जो हमारी बॉडी में एज सच खुद फंक्शन करती हैं, वो भी हम पढ़ते हैं। ये वाटर में इनसॉल्युबल है तो ये क्या है? सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में सॉल्युबल है, वाटर कह लो या एक्वस मीडियम कह लो, एक्वस मीडियम में सॉल्युबल। अच्छा, इसके अलावा और वो किस किस चीज़ में? ये साल्ट सॉल्यूशन के अंदर भी जो है ना वो सॉल्युबल है। ये एसिड और बेसिस के सॉल्यूशन में, एसिड और बेस के सॉल्यूशन के अंदर भी ये क्या है? सॉल्युबल है। ठीक है। और एक्वस अल्कोहल में भी उसका सॉल्यूशन है तो उसके अंदर भी जो है ना ये क्या होती हैं? सॉल्युबल होती हैं। दे कैन बी क्रिस्टलाइज, ये अगर नॉन क्रिस्टलाइजेबल थी तो ये कैन बी क्रिस्टलाइज, इनको हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में इनको लाया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं इनकी हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने फाइब्रस प्रोटीन की एग्जांपल देखी, तो जो हमारे पास ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं वो हमारी बॉडी में एंजाइम्स हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारी बॉडी में हार्मोन्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं। ठीक है। अच्छा, इसी तरह फेडरल की बुक में ना एक और भी वर्ड लिखा हुआ है, बच्चे यहाँ से एमसीक्यूज आ जाता है तो भूल जाते हैं। चैनल प्रोटीन्स, हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे चैनल्स होते हैं, जहाँ से आपने एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस पढ़ा था, याद होगा आप लोगों को कि जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, सॉरी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, नॉट एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जब होती है तो उसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन के अंदर लगे होते हैं और वो प्रोटीन मॉलिक्यूल ही हमारी जो मटेरियल की इनटेक है या उसको बाहर निकालना है उसको परफॉर्म करते हैं। तो वो चैनल प्रोटीन्स होती हैं, वही हमारे पास रिसेप्टर्स का रोल भी प्ले करते हैं ये। ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन आप वेल फेमस है आपके लिए, आप जानते हो अच्छे तरीके से, ब्लड के अंदर जो प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन, वो किस चीज़ से, वो भी कौन सी है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। हार्मोन्स आपने पढ़ा, हार्मोन्स के अंदर जैसा कि हमारे पास इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, ये सारे प्रोटीन हार्मोन है ना, पेप्टाइड हार्मोन है। तो ये पेप्टाइड हार्मोन्स जो हैं ये ग्लोब्यूलर शेप के होते हैं। ऑल एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन, इस तरह से आपने एक लाइन पढ़ी थी, तो इसका मतलब एंजाइम्स भी ग्लोब्यूलर हैं। एंटीबॉडीज़ भी ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होती हैं, चैनल प्रोटीन्स भी और हीमोग्लोबिन वगैरह भी।
अच्छा इसमें देखो ये जो फाइब्रस प्रोटीन है या ग्लोब्यूलर प्रोटीन है ना, दोनों में एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स हो सकती हैं। ये बात दोनों में कॉमन है कि हम कहते हैं जो फाइब्रस प्रोटीन्स हैं इनमें भी वन या मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन होगी। लेकिन फ़र्क कहाँ आएगा, इसमें भी वन या मोर देन वन हो सकती है, इसमें भी हो सकती है, लेकिन इसमें जो होगी वो फाइब्रस फॉर्म में ही रहेंगी, एक दूसरे के साथ ट्विस्ट हो जाएंगी। इस फॉर्म में आ जाएंगी, ट्विस्टेड फॉर्म में, ठीक है, लिपटी हुई होंगी एक दूसरे के ऊपर और लंबे लंबे फाइबर्स बनाएंगी। लेकिन यहाँ पर अगर एक से ज़्यादा प्रोटीन्स होगी ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, तो फिर आपका स्ट्रक्चर कहाँ से कहाँ चला जाएगा, टर्शरी स्ट्रक्चर की बजाय हम कहाँ पे मूव कर जाएंगे, क्वाटरनरी पे, क्योंकि हमें पता है टर्शरी में सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बनाती है, क्वाटरनरी में मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ना वो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बनाती हैं। इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि इसमें ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर फॉलो करना है, इसमें फाइब्रस स्ट्रक्चर फॉलो करना है। आपने एग्जांपल्स अच्छे से याद करनी है, शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसकी एक दफ़ा रीडिंग कर लेते हैं। पेज नंबर है बेटा आपके पास 30, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन बिकॉज ऑफ देयर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड डाइवर्सिटी इन देयर फंक्शन। क्योंकि हमें पता है प्रोटीन का स्ट्रक्चर इतना सिंपल नहीं होता, तो ज़रा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, फिर उसका फंक्शन उससे भी कॉम्प्लेक्स है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्लासीफाई द प्रोटीन इन अ सिंगल वेल डिफाइंड फैशन। तो किसी एक तरीके से हम प्रोटीन को क्लासीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि डिफरेंट बेसिस हैं। फंक्शन की बेस पे प्रोटीन्स को अलग क्लासीफाई करना पड़ता है, स्ट्रक्चर की बेस पे अलग क्लासीफाई करना पड़ता है, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स की बेस पे अलग क्लासीफाई करना पड़ता है। क्योंकि हम देखते हैं कुछ सिर्फ प्रोटीन्स सिर्फ पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं, तो सिर्फ पेप्टाइड की तक महदूद हैं, फिर वो पेप्टाइड काफ़ी सारे अमाइनो एसिड मिलते हैं, पॉलीपेप्टाइड हो जाते हैं, एंड देन प्रोटीन। तो सम टाइम आप डिफरेंस पढ़ोगे कि पॉलीपेप्टाइड कब कहते हैं और अमाइनो एसिड्स जब मिलते हैं तो प्रोटीन कब उसको हम कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इसी में मैटर करती हैं। हाउएवर अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। देखिए सबसे पहले फाइब्रस प्रोटीन्स, दे कंसिस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैविंग वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। नो डाउट वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी, बट इन द फॉर्म ऑफ फिब्रिल्स, फाइबर्स की फॉर्म। बेटे फाइबर और फिब्रिल, फिब्रिल होता है फाइबर्स मतलब छोटा, जैसे लीफ से लीफलेट, फाइबर से फिब्रिल, ठीक है, मतलब छोटे छोटे फाइबर्स होंगे उसमें। एंड द सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दैम, क्योंकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ही हमारे पास फाइबरस प्रोटीन आती है, फाइबर बनते हैं। अच्छा उसके बाद वो कहता है कि दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर या एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम में इनसॉल्युबल हैं। दे आर नॉन क्रिस्टलाइन एंड इलास्टिक इन नेचर, ये नॉन क्रिस्टलाइन है और इलास्टिक इन नेचर है, इनके हम क्रिस्टलाइज भी नहीं कर सकते। अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है कि दे परफॉर्म स्ट्रक्चरल रोल इन द बॉडी, हमारी बॉडी में स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती हैं इन द सेल एज वेल एज इन ऑर्गेनेलिज, सेल के अंदर भी, ऑर्गेनेलिज में, ऑर्गेनिज्म में स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती हैं, ऑर्गेनेलिज में भी। लाइक आपने सेल के अंदर इसका जैसे आपने वो पढ़े थे ना माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट्स, तो वो भी ट्यूबुलिन प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन हुआ करती थी ना, तो वो भी छोटे छोटे फिलामेंट्स और फाइबर्स हुआ करते थे, तो एक्टिन प्रोटीन, तो ये फाइबरस प्रोटीन है। अब बेटे हमारे पास लिखा हुआ है एग्जांपल्स के अंदर सिल्क फाइबर है फ्रॉम सिल्क वर्म एंड स्पाइडर्स वेब से लेते हैं, मायोसिन मसल्स में होती है, फिब्रिन ब्लड क्लॉट बनाती है हमारी बॉडी में, केराटिन नेल्स और हेयर्स में होती है, और ये कोलेजन फाइबर आपको पता है हमारे कनेक्टिव टिश्यू में। तो ये रेयर यहाँ नहीं लिखी हुई, तो इसलिए आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कभी। ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स दे आर स्फेरिकल एंड आर एलिप्सॉइडल ड्यू टू देयर मल्टीपल फोल्डिंग्स ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन्स, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड चेन मल्टीपल टाइम फोल्ड हो जाती है, तो लिहाजा जो है ना वो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। टर्शरी स्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दैम, क्योंकि टर्शरी और क्वाटरनरी में कोई डिफरेंस नहीं है इतना एज सच। अच्छा जी, दे आर सॉल्युबल इन एक्वस मीडियम सच एज साल्ट सोल्यूशन में भी वो डिजॉल्व हो जाती हैं, एसिड और बेसिस में भी डिजॉल्व हो जाती हैं, एक्वस अल्कोहल में भी डिजॉल्व हो जाती हैं। अच्छा आपने यहाँ से हिंट क्या याद रखना है, यहाँ से तो चलो हिंट याद रख लोगे, हमारे बाल जो है ना वो पानी में डिजॉल्व सॉल्युबल नहीं होते, तो यहाँ से कैसे रखोगे। आप लोगों ने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा था कि एंजाइम्स को हमारी बॉडी में काम करने के लिए एक्वस एनवायरनमेंट चाहिए होता है, एक्वस मीडियम चाहिए होता है, और ये फिर उसके अंदर जो है ना वो काम करते हैं। अगर ये एक्वस मीडियम के इनको एक्वस मीडियम में ये हल ना हो तो इसका मतलब है ये हमारी बॉडी में काम ही नहीं करेंगे, ये तो एक साइड पे पड़े रहेंगे सेल के अंदर पे। अच्छा जी, टर्शरी स्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दैम, दे आर सॉल्युबल इन एक्वस मीडियम, साल्ट सॉल्यूशन, एसिड और बेस सॉल्यूशन, एक्वस अल्कोहल। दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, इनके क्रिस्टल्स भी बना सकते हैं हम, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज होती हैं क्रिस्टलाइजेशन की जिसके ज़रिए हम, एनालिटिकल टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए हम प्रोटीन को क्रिस्टलाइज करते हैं। दे डिसऑर्गेनाइज विद अ चेंज इन द फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ये हमारा पॉइंट रह गया कि हम कहते हैं जैसे ही, देखो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है
कि जैसे ही हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो एंजाइम्स का फंक्शन चेंज, ऐसा ही है ना। चेंज क्या, डीनेचर हो जाता है एंजाइम, या तो उसकी एक्टिविटी, ऑप्टिमम एक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर पे मैक्सिमम काम करता है, लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर चेंज किया या तो डीनेचरेशन हो जाएगी और इसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। इसी तरह आप एंजाइम्स पीएच का इफेक्ट देख लें, एसिड या बेस, वो उसका फिजिकल इन्वायरमेंट है, तो हर एंजाइम को खास पीएच चाहिए होती है काम करने के लिए। इसका मतलब जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं इनको काम करने के लिए ख़ास इन्वायरमेंट चाहिए। अगर उनकी फिजिकल या फिजियोलॉजिकल काम करने, फिजियोलॉजिकल आपने पढ़ा था ना फंक्शंस इन द बॉडी, तो फिजियोलॉजिकल पीएच या जो भी उनका फिजिकल जो है ना उनकी पैरामीटर्स हैं वो चेंज होंगे, तो आपके पास जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल्स क्या हैं इनकी, एंजाइम्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, हार्मोन्स हैं, हीमोग्लोबिन है, और ये चैनल प्रोटीन्स वगैरह, ये सारी की सारी किस्में आ जाती हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स में आ जाती हैं। ये लिखा हुआ है डिसऑर्गेनाइज, डिसऑर्गेनाइज में वो यही बात कि ये डीनेचर हो जाती है, इनकी शेप ख़राब हो जाती है विद द चेंज इन देयर फिजिकल और फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट। बट इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।